हेलो स्टूडेंट्स, एसपीएन ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुरेश कुमार जाट। अपन पॉलिटिकल साइंस की बीए फर्स्ट ईयर की आज ये क्लास देखते हैं, जिसका पहला टॉपिक है राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण। सबसे पहले ये देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस है क्या। राजनीति विज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई? यूनानी राजनीतिक दर्शन के अनुसार राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु थे और अरस्तु ने एक राजनीति विज्ञान का एक विकास अपने ग्रंथ एक पॉलिटिक्स में किया था, और वो एक यूनानी भाषा के एक पोलिस शब्द से एक बना हुआ है, जिसका एक शाब्दिक अर्थ होता है नगर राज्य। तो अगर इसके एक विकास की बात करें, सामान्य रूप से इस अध्ययन को अपन एक इस हिसाब से पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु को परिभाषित करने के लिए राजनीति विज्ञान के एक दृष्टिकोण को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है परंपरागत राजनीति विज्ञान का दृष्टिकोण, और इसमें सबसे पहले देखते हैं इसकी एक परिभाषा और विकास। राजनीति विज्ञान का विकास यूनान और रोम के दर्शन से होता है। यूनान और रोम के दर्शन से होते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि राजनीति विज्ञान का जनक एक अरस्तु था, और अरस्तु ने अपने एक ग्रंथ एक पॉलिटिक्स में यूनानी भाषा के पोलिस शब्द के आधार पर राजनीति विज्ञान एक नगरीय राज्य थी। नगरीय राज्य की विवेचना करने वाला विषय एक राजनीति विज्ञान था, और इसकी शुरुआत सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी या दूसरे विश्व युद्ध से पहले तक का जो समय था, वो राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार इसका विश्लेषण होता था। राजनीति विज्ञान की सबसे पहले देखते हैं परिभाषा और इसका विकास। तो राजनीति विज्ञान का विकास यूनानी राजनीतिक दर्शन के अनुसार हुआ है, जिसकी शुरुआत ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी या दूसरे विश्व युद्ध से पहले तक का जो समय था, वो सामान्य रूप से राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार विकसित माना जाता है। और उसके एक यूनानी दार्शनिकों के अनुसार अगर देखें तो सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, गार्नर और गिलक्राइस्ट या लास्की के मतानुसार इनकी परिभाषाओं को विकसित किया गया है, जिसमें सबसे पहले सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान की शुरुआत यूनानी दर्शन में हुई थी। राजनीति विज्ञान एक नीति शास्त्र या दर्शन शास्त्र से प्रभावित अध्ययन था, और वो सामान्य रूप से एक राज्य या नगर राज्य या मनुष्य के एक मानवीय गतिविधियों का अध्ययन करता था, जिसके आधार पर सामान्य रूप से अपन ये कह सकते हैं कि अरस्तु, प्लेटो और गार्नर जैसे एक दर्शन के आधार पर, राजनीति विज्ञान के आधार पर, जिस प्रकार कह सकते हैं कि गार्नर ये कहता था कि राजनीति विज्ञान की शुरुआत और अंत राज्य के साथ होता है। इसी प्रकार एक सामान्य रूप से एक लीकोक नाम का एक राइटर था, जिसके अनुसार यह था कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित अध्ययन है। गिलक्राइस्ट ये कहता है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं से संबंधित अध्ययन है। और चौथा एक राइटर है लास्की कहता है कि राजनीति विज्ञान एक राज्य संबंधी जो मानवीय संस्थाएं हैं, उनमें एक मानव जीवन से संबंधित अध्ययन या मनुष्य की मानवीय अवस्था का अध्ययन करने वाला विषय है। इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान का विकास और डेफिनेशन, जिसमें अरस्तु से लेकर सामान्य रूप से एक लास्की देख लो, चाहे गिलक्राइस्ट देख लो, या हॉब्स लॉक या रूसो की परिभाषाओं का एक विवरण देखें, तो सामान्य रूप से राजनीति विज्ञान एक आदर्शात्मक अध्ययन है। राजनीति विज्ञान एक वर्णात्मक अध्ययन है। राजनीति विज्ञान तर्क और कल्पनाओं पर आधारित अध्ययन है। राजनीति विज्ञान मूल्य प्रधान अध्ययन है। राजनीति विज्ञान सामान्य रूप से एक राजनीति विज्ञान में परंपरागत दृष्टिकोण की परंपराओं का एक प्रभाव है, परंपरागत अध्ययन पद्धतियों का प्रभाव है। इसके आधार पर अपन ये देखेंगे कि राजनीति विज्ञान की एक मेजर एक विशेषताएं क्या बनती हैं परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि राजनीति विज्ञान एक प्रधानतः एक आदर्शात्मक अध्ययन है। अब देखते हैं अपने परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहले लेते हैं कि राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण ये कहता है कि यह आदर्शात्मक अध्ययन है।
और आदर्शात्मक अध्ययन का मतलब है कि इसमें तर्क और कल्पनाओं पर आधारित अध्ययन है, तर्क और कल्पनाओं पर आधारित अध्ययन है। और इसमें इस प्रकार की परंपरागत दृष्टिकोण की बहुत सी ऐसी पद्धतियों का विकास किया गया है जिसमें अपन कह सकते हैं कि ये नीति शास्त्र और आचार शास्त्र का एक सम्मिलित अध्ययन है, जिसमें सामान्य रूप से एक दर्शन शास्त्र की प्रभावशीलता होने के कारण राजनीति विज्ञान को एक आदर्शात्मक अध्ययन बताया गया है, जो तर्क और कल्पनाओं के आधार पर किसका अध्ययन करते हैं, सामान्य रूप से एक नगरीय राज्य का अध्ययन करता है। नगरीय राज्य जो उस समय के एक यूनानी राज्य थे, और इस यूनानी राज्य के आधार पर अपन कह सकते हैं कि सामान्य रूप से किस प्रकार राष्ट्र राज्य का विकास हुआ। इसलिए परंपरागत दृष्टिकोण में सामान्य रूप से उस समय के एक यूनानी और रोम दर्शन के आधार पर जिस प्रकार सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि ईसा पूर्व एक 6वीं शताब्दी से एक पहले सामान्य रूप से दर्शन शास्त्र की प्रभावशीलता के आधार पर राजनीति विज्ञान का विकास हुआ, और विकास होने के बाद में एक जैसे ही एक 16वीं शताब्दी का विकास हुआ तो एक पुणे जागरण आंदोलन का प्रभाव राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के ऊपर पड़ते हैं, और पुणे जागरण आंदोलन ने राजनीति विज्ञान को एक बौद्धिक आंदोलन के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया। लेकिन ईसाई धर्म की प्रभावशीलता के कारण मध्यकालीन युग में राजनीति विज्ञान का एक अंधकार में युग भी एक होता है, जिसमें ईसाई धर्म की प्रभावशीलता के कारण राजनीति विज्ञान का विकास नहीं हो पाता है। लेकिन 18वीं शताब्दी में जैसे ही औद्योगिक क्रांति का विकास होता है तो राजनीति विज्ञान का पुनः उत्थान होता है, और राजनीति विज्ञान धीरे धीरे एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में राजनीति विज्ञान का एक नवीन एक विषय के रूप में एक विकसित स्वरूप सामने आता है। और धीरे धीरे एक दूसरी या 20वीं शताब्दी के बाद में या दूसरे विश्व युद्ध के बाद में राजनीति विज्ञान का एक वर्तमान एक मॉडर्न स्वरूप सामने आता है, जिसको एक आधुनिक परंपरागत राजनीति विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान की एक मेजर विशेषता है कि ये अध्ययन कैसा है, आदर्शात्मक अध्ययन है जो तर्क और कल्पनाओं पर आधारित है। जिस प्रकार अपन कह सकते हैं कि रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत, इसी प्रकार अपन कह सकते हैं कि प्लेटो ने कि जिस प्रकार प्लेटो और अरस्तु ने जिस प्रकार एक आदर्श राज्य की कल्पना की थी, आदर्श राज्य की अवधारणा का स्वरूप स्थापित किया था, ये सारा अध्ययन किस पर आधारित था, इन एक फिलोसफरों की विचारधारा पर आधारित था। इनके एक व्यक्तिगत विचार था, इनकी मान्यताएं थी, और इन्हीं मान्यताओं को इन्होंने किसके रूप में ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति के आधार पर या एक वर्णनात्मक अध्ययन पद्धति के आधार पर, मूल्य प्रधानता के आधार पर अपने विचारों को एक नीति शास्त्र और एक राजनीतिक शास्त्र और दर्शन शास्त्र की प्रभावशीलता को समावेशित करते हुए राजनीति विज्ञान को एक आगे विकसित करने का प्रयास किया है। या फिर अपने दूसरी विशेषताओं में ऐसे ले सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की प्रमुख एक मेजर एक अध्ययन पद्धतियां क्या हैं। प्रमुख अध्ययन पद्धतियों में अपन कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन ऐतिहासिक है। इतिहास से इसका एक वृत्तांत लिया गया है, जिस प्रकार एक यूनान और रोम के दर्शन में एक दर्शन शास्त्र की विचारधारा को एक संग्रहित करने का प्रयास किया गया है। या फिर अपन कह सकते हैं कि इसमें आदर्शात्मक अध्ययन का एक समावेश है, ये एक वर्णनात्मकता पर आधारित एक अध्ययन है, और सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि इसमें एक नैतिकता पर आधारित अध्ययन पद्धतियों का समावेश किया गया है। ये इसके प्रमुख अध्ययन पद्धति हैं जिसके आधार पर इस विषय वस्तु को परिभाषित किया गया है कि राजनीति विज्ञान में जिस प्रकार सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि राज्य का अध्ययन होता है, राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन करती है, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करती है, राजनीति विज्ञान में मनुष्य के एक मानवीय जीवन के आदर्शों का अध्ययन होता है। ये सारा अध्ययन इनकी एक मेजर पद्धतियों पर आधारित संचालित होता है। इसकी तीसरी विशेषता देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण ये कहता है कि सामान्य रूप से ये मूल्य प्रधान अध्ययन है, मूल्य प्रधान अध्ययन, जिसको अपन ये भी कह सकते हैं कि ये व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन है, व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन है। मूल्य प्रधान अध्ययन या व्यक्तिनिष्ठता का मतलब है कि राजनीति विज्ञान का विकास यूनानी दर्शन से माना न जाए, यूनानी दार्शनिक दर्शन से माना जाता है। और ऐसी स्थिति में जितने भी एक यूनानी फिलोसोफर हुए हैं और उनकी जो विचारधाराएं सामने आया है, जैसे एक अरस्तु कहता है कि सामान्य रूप से एक आदर्श राज्य की कल्पना देख लो, या फिर एक सुकरात की विचारधारा के अनुसार अगर देखें तो सुकरात ये कहता है कि सद्गुण ही ज्ञान है और अज्ञान पाप है। ये सारी विचारधाराएं
मूल्य पर आधारित हैं। कहने का मतलब उन विचारकों के व्यक्तिगत विचारों पर आधारित हैं। जिस प्रकार सामान्य रूप से सामाजिक समझौता सिद्धांत का विकास हुआ, तो सामाजिक समझौता सिद्धांत के जो फिलोसोफर हुए हैं हॉब्स, लॉक और रूसो, इनकी जो एक विचारधाराएं थी वो किस पर आधारित थी? व्यक्तिनिष्ठता पर आधारित थी, मूल्य प्रधानता पर आधारित थी। इन्होंने अपनी विचारधाराओं को एक विकसित करने का प्रयास किए हैं और इसी के आधार पर राजनीति विज्ञान का विकास किस पर आधारित है? मूल्य प्रधानता पर आधारित है। जो राजनीति विज्ञान की संस्थाओं का तो अध्ययन करता है, लेकिन वो एक नगरीय राज्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान उस समय के, जो समय कौन सा था, या तो एक पुणे जागरण का सम्मेलन था, या एक ईसाई धर्म की प्रभावशीलता का समय था, या फिर औद्योगिक क्रांति के बाद में जैसे ही मैकियावेली की विचारधारा का विकास होता है तो कौन से राज्य का विकास होता है? राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा का विकास होता है। तो ये राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा तक राजनीति विज्ञान का जो एक विकास का दौर था, ये सब कुछ किस पर आधारित था? व्यक्ति की व्यक्तिगत विचारों पर आधारित था। और उन्होंने एक मूल्य प्रधानता को आधार मान करके अपनी विचारधारा को स्थापित करने का प्रयास किया था। इसके लिए उन्होंने जो मेथड अपनाया, जिसको अपने निगमनात्मक अध्ययन भी कह सकते हैं, आदर्शात्मक अध्ययन भी कह सकते हैं, और इसके अलावा वर्णनात्मक अध्ययन भी कह सकते हैं, जिन्होंने राज्य और सरकार के आदर्शों को आधार मान करके उन्होंने अपनी विषय वस्तु को एक अपने इस अध्ययन विषय में स्थापित करने का प्रयास किया था। चौथी इसकी मेजर विशेषता अपन कह सकते हैं कि ये सारा अध्ययन प्रधानतः संकुचित अध्ययन है। संकुचित अध्ययन है। संकुचित अध्ययन का मतलब कि विश्व में इस अध्ययन का एक व्यापक रूप से विस्तार नहीं हुआ था। ऐसे बहुत से एक देश थे, लैटिन अमेरिका के देश थे, एशिया और अफ्रीका के एक नव विकसित एक विकासशील देश थे, जिनकी विषय वस्तु को इसमें एक शामिल नहीं किया गया था, बल्कि ये यूनान और रोम के दर्शन को आधार मान करके यूनानी दर्शन के आधार पर इस अध्ययन को संचालित करने का प्रयास किया गया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह अध्ययन कैसा था? तर्क और कल्पनाओं पर आधारित था, जिसको अपन अलग अलग आदर्शों में भी एक सिद्ध कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि सुकरात का एक मेजर सिद्धांत क्या था? सद्गुण ही ज्ञान है। सद्गुण ही ज्ञान है और अज्ञान पाप है। यह आदर्श सुकरात की अपने एक मूल्य और व्यक्तिनिष्ठता पर आधारित दर्शन था। इसी प्रकार प्लेटो ने अपने ग्रंथ एक रिपब्लिक के माध्यम से, प्लेटो ने अपने ग्रंथ एक रिपब्लिक के माध्यम से किसकी स्थापना की? एक आइडियल स्टेट दिया, जिसको अपन क्या कह सकते हैं? आदर्श राज्य की अवधारणा कह सकते हैं, या सब आइडियल स्टेट की अवधारणा को स्थापित किया। तो ये इसके एक व्यक्तिगत विचार थे जो किस पर आधारित थे? व्यक्तिनिष्ठता पर आधारित थे। इसी प्रकार अपन कह सकते हैं कि अरस्तु ने अपने ग्रंथ एक पॉलिटिक्स में जिस नगरीय राज्य की विवेचना का आधार बनाया, वो नीति शास्त्र या आदर्श शास्त्र से प्रभावित अध्ययन था। इसी प्रकार एक मैकियावेली को देख सकते हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो की विचारधारा का विश्लेषण कर सकते हैं। यूटोपिया जो थॉमस मोर की एक ग्रंथ है, उसके आधार पर भी कह सकते हैं। ये सारा अध्ययन किस पर आधारित था? सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि इसके एक निश्चित एक परंपरागत एक अध्ययन पद्धतियां थी, जिसके आधार पर उन्होंने अपने आदर्शता को एक ग्रहण कहाँ से किया? दर्शन शास्त्र से किया। और दर्शन शास्त्र उस समय के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार नीति शास्त्र या नैतिक शास्त्र से जुड़ा हुआ एक अध्ययन था। और इन सब का संबंध किससे था? व्यक्ति की मूल्य प्रधानता पर आधारित अध्ययन था, जिसको अपन क्या कह सकते हैं? मूल्य सापेक्ष भी कह सकते हैं। और यह मूल्य सापेक्ष व्यक्ति की व्यक्तिगत विचारों से प्रभावित था कि उन्होंने उस समय की जो एक नगरीय व्यवस्था के द्वारा संचालित एक सरकारें थी या एक संस्थाएं थी या राजनीति विज्ञान का विकास था, उसको आधार मान करके इन्होंने राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु को इस परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार विकसित करने का प्रयास किया था। आगे देखते हैं इसका तीसरा मेजर आधार कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार इसका क्षेत्र क्या हो सकता है, इसका एरिया क्या हो सकता है। कि क्षेत्र के रूप में अगर इसका विश्लेषण करें तो ऐसी स्थिति में एक यूनेस्को की 1948 की जो रिपोर्ट आई थी, उसके आधार पर भी हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं। सामान्य रूप से एक राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु क्या है? क्षेत्र का मतलब है विषय वस्तु, और विषय वस्तु के आधार पर अपन कह सकते हैं कि सामान्य रूप से इसमें किसका अध्ययन होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन होता है। सिद्धांतों का अध्ययन होता है।
अब राजनीतिक सिद्धांत क्या हैं? जैसे मैंने आपको कहा कि परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान किसका अध्ययन करता है? नगरीय राज्य का अध्ययन करता है। तो नगरीय राज्य में किसका अध्ययन होगा? नगरीय राज्य में अपन कह सकते हैं कि सरकार का अध्ययन भी हो सकता है, नगरीय राज्य में संविधान का अध्ययन भी हो सकता है, नगरीय राज्य में अनेक प्रकार की जो भी एक राजनीतिक संस्थाएं हैं उनका भी अध्ययन हो सकता है, नगरीय राज्य में एक विधि का भी अध्ययन हो सकता है। इस प्रकार ये सारा अध्ययन क्या कहलाता है? पॉलिटिकल एक सिद्धांतों के रूप में स्थापित होने वाला अध्ययन है, जो उस समय के यूनानी दर्शन और रोम दर्शन पर आधारित एक अध्ययन था। इसलिए राजनीति विज्ञान में प्रमुख सिद्धांतों का अध्ययन होता है। और ये सारे सिद्धांत किस पर आधारित हैं? प्रमुख राजनीतिक विचारकों की थ्योरी पर आधारित है। जिस फिलोसोफर ने या जिस यूनानी राजनीतिक विचारक ने जो अपने विचार किसी सिद्धांत के रूप में स्थापित किया, जैसे मैंने आपको कहा कि सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने एक यूनानी एक दर्शन के आधार पर अपने सिद्धांत स्थापित किए, या फिर सामान्य रूप से अपन कह सकते हैं कि थॉमस मोर ने एक यूटोपिया के आधार पर अपने सिद्धांत स्थापित किए। जैसे मध्यकाल का समय एक बीतता है, पुनः जागरण का विकास होता है या औद्योगिक क्रांति का विकास होता है, तो उसके आधार पर एक नगरीय राज्य की अवधारणा का विकास राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा के रूप में विकसित होता है। या फिर एक सामान्य रूप से एक 16वीं या 17वीं शताब्दी में जो सामाजिक समझौतावादी विचारक आए थे, जिन्होंने कहा था कि राज्य की उत्पत्ति हुई है और राज्य का विकास हुआ है, उस विकास में उन्होंने एक हॉब्स लॉ को, रूसों ने अपनी विचारधारा को एक स्थापित किया। ये सारे का कंसेप्ट आखिर के क्या कहलाते हैं? राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन कहलाते हैं। या फिर अपन कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में अनेक प्रकार की राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन होता है। राजनीति विज्ञान में अनेक प्रकार की राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन होता है। तो राजनीतिक संस्थाएं सामान्य रूप से किसके इर्द गिर्द घूमती हैं? सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि साहब ये सरकार होती है। सरकार के सामान्य रूप से एक मेजर एक 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है। लोगों की या ये कहें कि नागरिकों की इसमें क्या भूमिका होती है, इसके आधार पर नागरिकों के क्या अधिकार होते हैं, क्या समानताएं हैं, क्या स्वतंत्रताएं हैं, इन सब का संबंध किससे हैं? राजनीति विज्ञान की संस्थाओं से हैं, जो किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था का या तो एक डेमोक्रेसी के सिस्टम के आधार पर या गैर कानूनी तरीके से, यूँ कह सकते हैं कि तानाशाही प्रवृत्ति के आधार पर, साम्यवादी विचारधारा के आधार पर उस देश का संचालन करते हैं। और वो संचालित करने वाली संस्थाओं का संबंध किससे होता है? नागरिकों के एक विकास से संबंधित होता है। और नागरिक अपनी बातों को रखने के लिए अनेक प्रकार के तरीकों के आधार पर राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन को एक सफल बनाने का प्रयास करते हैं। तीसरा बिंदु अपन कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में राजनीतिक दल, दबाव समूह और जनमत का अध्ययन होता है। राजनीतिक लोकतंत्र कह दूं, या फिर अपन कह सकते हैं कि राजनीतिक दल और दबाव समूह है, या जिसको एक लोकमत भी कहा जा सकता है। सामान्य रूप से कि यूनेस्को की अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? लोकमत का अध्ययन होता है। जनता का मत क्या है, जनता की व्यू क्या है, जनता क्या चाहती है आज के सिस्टम में। ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से एक न्यूनाधिक व्यक्तियों के संगठन होते हैं, जिसको अपन क्या कह सकते हैं? राजनीतिक दल कहते हैं। राजनीतिक दल का एक मूल उद्देश्य क्या होता है? सरकार बनाना। और ऐसी स्थिति में अगर सरकार जनता की नीतियों के अनुसार या जनता के हितों के अनुसार नीतियां नहीं बनाती है, नीति निर्माण का निर्माण नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में जनता एक विभिन्न प्रकार के समूह बना लेती है, जिसको क्या कहते हैं? दबाव समूह कहते हैं। लेकिन दबाव समूह का उद्देश्य क्या है? सरकार बनाना नहीं है, बल्कि सरकार के द्वारा बनने वाले एक नीति निर्माण को प्रभावित करना, ये दबाव समूह का उद्देश्य होता है। और दबाव समूह का हित किससे जुड़ा हुआ होता है? नागरिकों से जुड़ा हुआ होता है, जिसको अपन क्या कह सकते हैं? लोकमत से जुड़ा हुआ होता है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण में जितने भी ऐतिहासिक एक उथल पुथल हुई, चाहे वो एक मध्यकालीन हो, चाहे यूनानी दर्शन हो, चाहे पुनः जागरण के समय का हो, चाहे वो औद्योगिक क्रांति हो, और आधुनिक समय तक जितने भी, चाहे वो एक अमेरिका की एक स्वतंत्रता संग्राम हो, चाहे फ्रांस का एक 1789 की क्रांति हो, या रूस का हो, या भारत की एक 1857 की क्रांति हो, ये सारे एक समूह एक किससे प्रभावित थे? लोकमत से प्रभावित थे। और ऐसी स्थिति में उन्होंने किसको प्रभावित किया? लोकतंत्र को प्रभावित किया। और लोकतंत्र एक राजनीति विज्ञान क्या क्या बन गया? एक एरिया बन गया, क्षेत्र बन गया। या फिर अपन कह सकते हैं कि सामान्य रूप से राजनीति विज्ञान में एक अंतरराष्ट्रीय संगठन
या अंतर्राष्ट्रीय एक संस्थाएं या अंतर्राष्ट्रीय जो एक विधि है उनका भी अध्ययन होता है। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिस प्रकार अपन कह सकते हैं कि यूएनओ है, या फिर जिस प्रकार कह सकते हैं कि नाम जैसा संगठन है, आसियान जैसा संगठन है, ओपेक जैसे संगठन है, इनके लिए जो भी एक इंटरनेशनल एक संगठन है या अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, जो संस्थाएं किसके लिए काम करती हैं? मनुष्य के मानव समूह के हितों के लिए काम करती हैं। उनके लिए जो बना हुआ इंटरनेशनल एक लॉ है, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र क्या चाहता है? अपने एक राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दूसरे देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत चाहता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक देश की क्या होती है? अपने अपने एक फॉरेन पॉलिसी होती है, विदेश नीति होती है, और उस विदेश नीति का उस देश का जो भी राष्ट्राध्यक्ष होता है या शासनाध्यक्ष होता है वो उसका सफल संचालन करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर ये देखा गया है कि परंपरागत दृष्टिकोण ने भी इस विषय वस्तु को स्वीकार किए हैं कि राजनीति विज्ञान में सामान्य रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय जो भी एक संगठन है, संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो विधि हैं, इन सब का एक विस्तार रूप से अध्ययन किया जाता है, ताकि राजनीति विज्ञान एक मनुष्य के मानव समुदाय का, एक मनुष्य के मानवीय व्यवहार का सही तरीके से अध्ययन कर सके। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान की ये मेजर एक क्षेत्र है। यह राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार इसकी विषय वस्तु है कि राजनीति विज्ञान जो आदर्शात्मक अध्ययन करता है, राजनीति विज्ञान जो परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर तर्क और कल्पनाओं पर आधारित विचारकों की विचारधारा को जिस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी एक वर्णनात्मक निगमनात्मक थ्योरी के आधार पर है। इसका आधार क्या है? इसकी विषय वस्तु का आधार क्या है? किसी भी देश की राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करना। यह एक विचारकों की एक विचारधारा या विषय वस्तु को एक विश्लेषित करता है कि प्राचीन समय में कैसा था, मध्यकालीन समय में कैसा था, पुनः जागरण में मनुष्य का अध्ययन कैसा हुआ, पुनः जागरण में एक सरकारें कैसी थी, या औद्योगिक क्रांति के कारण क्या परिवर्तन आया, या आधुनिक समय में क्या बदलाव हो रहे हैं। या आधुनिक समय का दृष्टिकोण में विषय वस्तु का विश्लेषण करेंगे। लेकिन मध्यकालीन या एक दूसरे विश्व युद्ध से पहले तक का जो समय था वो परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार एक आधारित अध्ययन है, जिसमें अपन कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन है। पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। जो जितने भी एक फिलोसोफर हुए हैं, जितने भी विचारक हुए हैं, उनकी जो एक थ्योरी है उसका विश्लेषण करते हैं। राजनीति विज्ञान राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं, जिनमें संविधान भी हो सकता है, सरकार भी हो सकती है, सरकार के अंग भी हो सकते हैं, राष्ट्रीय सरकार भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, लोकल गवर्नमेंट भी हो सकती है। इन सब का विश्लेषण होता है। राजनीति विज्ञान लोकतंत्र या लोकमत का अध्ययन करता है, जिसमें दल और दबाव समूह या अनेक प्रकार के संगठन होते हैं। या फिर अपन कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान अनेक प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन भी करता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भागीदारी का अध्ययन भी करता है। या फिर अपन कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में अनेक प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय की विधि विधानों का भी अध्ययन किया जाता है, ताकि प्रत्येक देश के हितों का समुचित रूप से संरक्षण हो सके। आगे देखते हैं कि सामान्य रूप से एक राजनीति विज्ञान में इसके अलावा एक परंपरागत दृष्टिकोण क्या कहता है। परंपरागत दृष्टिकोण कहता है कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा और विकास के आधार पर, परिभाषा और विकास के आधार पर सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान मनुष्य के मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है, मानवीय व्यवहार का अध्ययन। और इस अध्ययन की शुरुआत जिसमें अपन ने ये देखा कि परंपरागत दृष्टिकोण के जितने भी विचारक हैं, अरस्तु को अपन ने देखा। अरस्तु कहता है कि सामान्य रूप से एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और ऐसी स्थिति में अपन कह सकते हैं कि प्लेटो की विचारधारा का भी अगर विश्लेषण करें कि राज्य कहीं एक वटवृक्ष से निर्मित नहीं है, बल्कि मनुष्य के एक मानवीय समुदाय से निर्मित राज्य है, जिसको एक नगरीय राज्य कहते हैं। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी होने के कारण उसका जो अध्ययन होता है वो किस पर आधारित है? मनुष्य के एक मानवीय व्यवहार पर आधारित है। और इसी मानवीय व्यवहार को अगर एक अपन इसके आधार पर करें कि परंपरागत दृष्टिकोण ये कहता है कि राज्य का अध्ययन, राज्य का अध्ययन, जिस प्रकार मैंने आपको पहले बताया था कि गार्डनर नाम के एक विचारक ये कहता है कि राजनीति विज्ञान की शुरुआत और अंत, इसका मतलब ये हुआ कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत किसके साथ होते हैं? राज्य के साथ होते हैं।
जिस प्रकार अपन ने एक ये पढ़ा कि गिलक्राइस्ट ये कहता है कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन होता है। लिकोक ये कहता है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित अध्ययन है। लास्की कहता है कि राजनीति विज्ञान में एक राज्य से संबंधित जो भी एक संगठित समुदाय है, समूह है, उससे संबंधित जो मनुष्य का मानवीय व्यवहार है उसका अध्ययन होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राज्य एक अतीत में कैसा है, वर्तमान में कैसा है, आने वाले समय में कैसा है, ये सब कुछ किसका विश्लेषित आधार है? परंपरागत दृष्टिकोण का विश्लेषित आधार है। जिसका एक तीसरा तर्क ये भी हो सकता है कि सरकार का अध्ययन है, सरकार का अध्ययन है। और चौथा अपन ये कह सकते हैं कि ये सामान्य रूप से राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है, सरकार दोनों का अध्ययन है। इसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा और विकास, जिसकी शुरुआत ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के दूसरे विश्व युद्ध से पहले का जो समय था, उसमें राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण का विकास हुआ। जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? यूनानी दर्शन से हुई थी। यूनानी दार्शनिक कौन थे? सुकरात, प्लेटो और अरस्तु थे। उसके बाद में सेंट ऑगस्टाइन को देख सकते हैं, या एक सेंट ऑगस्टाइन के अलावा एक मध्यकालीन विचारधारा में अगर देखें तो हॉब्स लॉक और रूसो की विचारधारा को देख सकते हैं, या मैकियावेली की जो एक सामान्य रूप से एक विचारधारा थी जिसको एक राष्ट्र राज्य की अवधारणा के आधार पर विश्लेषित किया गया था, उसको देख सकते हैं। लेकिन पुनः जागरण जैसे एक बौद्धिक आंदोलन ने इसकी विषय वस्तु को बदला, और इसकी विषय वस्तु में क्या परिवर्तन किया कि राजनीति विज्ञान अनेक प्रकार के समाज विज्ञानों के साथ जुड़ा हुआ अध्ययन है। क्योंकि मनुष्य के मानवीय व्यवहार का अध्ययन एक पक्षीय होता है, जिसके बारे में अपन ये नहीं कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान मनुष्य के केवल राजनीतिक पक्ष का ही अध्ययन करता है, क्योंकि मनुष्य के मानवीय व्यवहार के कई पक्ष होते हैं, जिसको अपन ये भी कह सकते हैं कि उसका सोशल पक्ष भी होता है, उसका आर्थिक पक्ष भी होता है, उसका सांस्कृतिक पक्ष भी होता है, और उसका धार्मिक पक्ष भी होता है। ये सारा अध्ययन है जिसको आप कह सकते हैं अंतःनुशासनात्मक अध्ययन है, जिसका विकास कहाँ हुआ? आधुनिक दृष्टिकोण में हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र या आदर्शता के अध्ययन में मनुष्य के मानवीय व्यवहार को जो शामिल किया गया था, इस मानवीय व्यवहार का विश्लेषण किस पर आधारित था? मनुष्य के मानवीय व्यवहार के विभिन्न प्रकार के पक्षों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना। और विश्लेषणात्मक अध्ययन किस पर आधारित था? जो भी एक राजनीति विज्ञान के फिलोसोफर हुए उनकी विचारधारा पर आधारित था। क्योंकि ये विचारधारा ही अपने आप में क्या है? विचारधारा अपने आप में सिद्धांत था, और ये सिद्धांत राजनीति विज्ञान की परंपरागत दृष्टिकोण की विषय वस्तु बना। और इस विषय वस्तु के आधार पर अपन कह सकते हैं कि मनुष्य का मानवीय व्यवहार जो किस पर आधारित था? तर्क और कल्पनाओं पर आधारित था। क्योंकि प्राचीन समय में केवल मनुष्य का जो प्रारंभिक विकास था वो सामान्य रूप से अपन कह सकते हैं कि कुटुंब के रूप में विकसित हुआ होगा, और कुटुंब जब संगठित संघ के रूप में संगठित हो गया तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे उन्होंने जो एक समुदाय की भावना का विकास किया, संगठन की भावना का विकास किया, और यही संगठन प्राचीन यूनानी दर्शन में एक नगरीय राज्य कहलाया, जिसका विश्लेषण विचारकों ने किया। और इसी नगरीय राज्य के स्वरूप को बाद में जब ईसाई धर्म की प्रभावशीलता का एक प्रभाव पड़ा, तो ऐसी स्थिति में उस समय यह परंपरागत दृष्टिकोण का एक अंधकारमय युग था, जो ईसाई धर्म की प्रभावशीलता के कारण इसका समुचित विकास नहीं हो सका। लेकिन पुनः जागरण के युग ने और औद्योगिक क्रांति ने इस विषय वस्तु को और एक नवीन स्वरूप में स्थापित करने का प्रयास किया, जिसके आधार पर हम इसका अध्ययन किसके रूप में कर सकते हैं? परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि इस टॉपिक का एक सारांश ये निकला कि राजनीति विज्ञान केवल राजनीति का ही अध्ययन नहीं करती है, बल्कि राजनीति विज्ञान मनुष्य के मानवीय व्यवहार का अध्ययन करती है। और राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु को समझने के लिए इसके दो दृष्टिकोण विभाजित किए गए हैं। एक है परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण और दूसरा है आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण। परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण जिसका विश्लेषण अपने एक यूनानी दर्शन से देखा,
और यूनानी दर्शन से लेकर एक दूसरे विश्व युद्ध तक का जो विषय वस्तु का समय था वो सामान्य रूप से परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार एक विकसित होते हैं, जिसकी शुरुआत एक यूनानी एक फिलोसोफर सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के दर्शन से मानी जाती हैं। उसके अगर आज के समय में देखें तो ऐसी स्थिति में J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल देखूं, जिन्होंने एक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन किए हैं, या फिर अपन कह सकते हैं कि एक जेरेमी बेंथम, जिन्होंने उपयोगितावाद के सिद्धांत का एक प्रचलन किया कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही सुखवाद है। ये थ्योरी किसकी आई? बेंथम का उपयोगितावाद आया। या फिर अपन कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स ने कौन सा सिद्धांत दिया? साम्यवाद का सिद्धांत दिया। कार्ल मार्क्स कहता है कि सृष्टि में बदलाव अकस्मात नहीं हुआ है बल्कि धीरे धीरे हुआ है, और इस सृष्टि में बदलने का एक मूल आधार क्या है? आर्थिक तत्व हैं। कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी को सिद्ध करने के लिए कई प्रकार के सिद्धांत दिए, जिसका अपन विश्लेषण करेंगे, जिसमें अपन ये कह सकते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत था, इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत था, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत था और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत था। ये सारी विचारधाराएं किस पर आधारित थी? व्यक्ति के मानवीय व्यवहार पर आधारित थी। इनके पीछे कौन सा तत्व था, इसका विश्लेषण किया। तो ये सारी विचारधाराएं किससे संबंधित हैं? या तो एक नगरीय राज्य से संबंधित हैं, या सरकार से संबंधित हैं, या राज्य या सरकार के दोनों के एक अध्ययन से संबंधित हैं, या मनुष्य के मानवीय व्यवहार से अध्ययन से संबंधित हैं। लेकिन परंपरागत दृष्टिकोण ने इसके लिए जो मेथड काम में ली, जो पद्धतियां काम में ली, वो कैसी थी? या तो ऐतिहासिक थी, या उनका अध्ययन कैसा था? आदर्शात्मक था, जिसको आदर्शात्मक तो अपन ये भी कह सकते हैं कि ये उपदेशात्मक अध्ययन था। और उपदेशात्मक का मतलब होता है कि ये तर्क और कल्पनाओं पर आधारित अध्ययन था। या फिर इसका अध्ययन अपन कह सकते हैं कि ये वितरणात्मक अध्ययन था, या फिर अपन कह सकते हैं कि ये निगमनात्मक अध्ययन था, जो तर्क और कल्पनाओं के आधार पर किसका निर्माण करते हैं? सिद्धांत का निर्माण करते हैं। जैसे सिद्धांत बना अरस्तु की थ्योरी, कौन सा? आइडियल स्टेट की अवधारणा का सिद्धांत, आदर्श राज्य की अवधारणा का सिद्धांत, या सब आइडियल स्टेट की अवधारणा का सिद्धांत, या अरस्तु की क्रांति संबंधी अवधारणा का सिद्धांत, या अरस्तु ने जो दासता का सिद्धांत दिया, या अरस्तु ने जो नागरिकता का सिद्धांत दिया, ये अपने आप में क्या है? राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु के ऐतिहासिक सिद्धांत थे, जिनका आज क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं कि प्राचीन समय में एक राज्य नामक संस्था का विकास कैसे हुआ, मनुष्य अपने मानवीय व्यवहार का अध्ययन कैसे करता था, कि मनुष्य जो प्रारंभिक कुटुंब के रूप में जीवन एक शुरुआत की थी, एक प्रारंभिक समुदाय के रूप में सोसाइटी का निर्माण हुआ था, वो एक नगरीय राज्य आज राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा के रूप में स्थापित हुआ। इन सारे पहलुओं का अगर ऐतिहासिक विश्लेषण करें तो ये इसके आधार थे, और इसी आधारों के आधार पर अपन कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर होने वाला अध्ययन ऐतिहासिक था, जिसकी विकास और शुरुआत को हमने इस प्रकार 4 भागों में एक विभाजित करके देखा। राजनीति विज्ञान का सबसे पहले देखा विकास और डेफिनेशन, परिभाषा, राजनीति विज्ञान के एक प्रमुख सिद्धांत और विशेषताओं का विश्लेषण किया, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र और विषय वस्तु के बारे में देखा, और राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण की विषय वस्तु के आधार पर इसका और किस प्रकार से एक विश्लेषण हो सकता है। ये सारा अध्ययन आपके लिए आज के लिए इतना ही ठीक है।